अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, साल 2018 इसके अनगिनत लम्हात हैं जो हमें बेशुमार तलखुशीरी यादें देकर चले गए। इस गुजरे हुए वक्त की छाप हमें मुस्तकबिल में भी नज़र आएगी और ये सारा वक्त कैसे गुजर गया ये तो मालूम ना हो सका, लेकिन हम आपको ये बताएं कि 2018 का ये आखिरी घंटा इस वक्त चल रहा है और आखिरी 60 मिनट्स में आज हम बात करेंगे जहाँ एक तरफ इस साल का आगाज़ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट से हुआ, वहीं पर इसका इख्तिताम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान से हेल्प मोर की दरख्वास्त पर हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों के एतराफ़ पर हुआ। अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो 2018 को तब्दीली का साल कहना कुछ गलत नहीं होगा। इस साल मुल्क से 2 जमाती निज़ाम का खात्मा भी हुआ, एहतसाब की नई लहर भी चली, 3 बार वज़ीर आज़म के मनसब पर रहने वाले नवाज शरीफ को 2 बार जेल भी हुई, शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफ़ीक भी करप्शन इल्ज़ामात में कैद में चले गए। अहम नून लीगी रहनुमा जिसका हनीफ अब्बासी है उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उसके गिर्द भी एहतसाब का शिकंजा दिन ब दिन कसता हुआ नजर आता है और यूँ लगता है कि इसका अंजाम नून लीग और शरीफ ख़ानदान से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। अब 2018 के खारजी महाज पर अगर हम पाकिस्तान को देखें तो बहुत सी अहम कामयाबियाँ भी मिली हैं जिनका हम ज़रूर यहाँ पे तस्करा करना चाहेंगे। जहाँ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने अयां किया, वहीं भारत अपनी हरदर्मी पर डटा भी रहा और कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीर जिसे हम कभी भी अलग नहीं रख सकते, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, इसके मज़ालिम कम न हुए और अमन और इंसानियत के नाम पर जो नाम निहाद दाई थे उनको भारत के मज़ालिम नज़र आए। करतारपुर राहदारी का भी हम ज़रूर जिक्र करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने खारजी महाज पर भारत को चारों खाने चित भी किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए, बेहतर हुए, जहाँ पर ख़राब थे वहाँ पर हमें बहुत सी बेहतरियाँ होती नज़र आई, गहराई और वुसअत मज़ीद हुई। अच्छा, 2018 में हम पाक फ़ौज का ज़रूर जिक्र करेंगे। मुल्क की हिफाजत के लिए जिस तरह सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही पाक, और साथ ही साथ हमने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बेमिसाल हम आहंगी भी देखी इस साल में, और दहशतगर्दी के वाक़यात में हमने 80% कमी भी देखी। यहाँ पर अमन के दुश्मन हमें कुछ ऐसे ज़ख्म भी दे गए इस साल जो हम भुलाए नहीं भूल सकते। चीनी काउंसलेट का ताज़ा तरीन वाक़या भी आपको याद है, अली रज़ा आब्दी मरहूम का वाक़या अभी कुछ दिन पहले का ही है, मौलाना समीउल हक की हलाकत, हारून बलोर की बात करें, सिराज रईसानी की बात करें, हम इकरामुल हक गंडापुर की बात करें, ये तमाम शहादतें इस साल में शामिल हैं। नाज़रीन, ये सब बातें तो होंगी और साथ ही साथ इन बातों का आइंदा आने वाले दिनों पर क्या असरात होंगे उस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ये सब 2018 और 2019 में हम क्या देखते हैं, इन हालात वाक़यात के असरात आज लास्ट आवर में से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जुडिशल के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहम फ़ैसले जो सामने आए और उसके सियासत पर बहुत गहरे असरात हमें देखने को मिले। सियासतदानों के लिए ये साल जो है बहुत ही सख्त रहा, कड़े एहतसाब का ये साल हम इसे कह सकते हैं। ख़ास तौर पे हमने पहली बार देखा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी अशराफिया जिन्हें हम कहेंगे, उनको हमने देखा कि किस तरह से वो बदउनवानी के हवाले से कटहरे में खड़े भी किए गए, सज़ाएँ भी मिली, नाअहलियाँ भी हुई और बहुत कुछ हुआ। इसलिए हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ ख़ास तौर पे इस पोर्शन से करेंगे क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि सियासत पर बहुत गहरे असरात हैं इन फैसलों के, और आने वाले साल में हम बहुत सी तब्दीलियां जो होती देखेंगे वो भी इन्हीं फैसलों की वजह से होंगी, क्योंकि जो फैसले आज हो रहे हैं वो कल की सियासत पर बहुत गहरे असरात रखते हैं। हमारे मेहमान जो है मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, हमारे साथ आज जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब मौजूद है, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार कराची से, रेहान हाशमी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ होंगे कराची से, कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी होंगे हमारे साथ। आगाज़ करते हैं हुमा बकाई आपसे। अभी हमें कुछ देर के बाद माहिर कानून भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि इन केसेस को किस तरह से देखते हैं, आने वाले वक्त में इसके क्या चेंजेस होंगे, क्या होंगी चीज़ें। अमजद शोएब साहब, साल 2018 ख़ास तौर पे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सामने रखते हुए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को भी अगर हम सामने रखते हुए, और जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता रहा कि किस तरह के फैसले शायद कराए जा रहे हैं या जो कुछ भी आप किस तरह से इसको देखते हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि बात चीज़ें बहुत अच्छी हुई। फाटा का बहुत अरसे से एक मसला लटका हुआ था, उसकी मेन स्ट्रीमिंग का काम शुरू हुआ।
ये हमारे दिफाई भी ज़रूरत थी और टेररिज्म के नुक्ता निगाह से भी हमें इसका हमेशा से इदराक था, ये सोच थी कि ये काम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जब तक कबायली माहौल से निकाला ना जाए वो लाकानूनियत की तरफ माइल रहेंगे। अब यह है कि वहाँ पे पुलिस का निज़ाम जाएगा, अदालती निज़ाम होगा, ख़ुद वो मेन स्ट्रीम में आके अपने मेंबर्स वगैरह इलेक्ट करेंगे जो कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी मुख्तलिफ लेवल्स पे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगी। और फिर वहाँ पे फेंस लगाई जा रही है जहाँ पे बड़े दुश्वार गुजार इलाकों में तो आप अपने क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट वगैरह को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी तरह करतारपुर का जो वाकया, करतारपुर का जो कॉरिडोर हमने खोला, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कदम उठाया हुकूमत ने, बहुत समझदारी का और बहुत बड़ा कदम है। मैं बड़ा इसलिए कहता हूँ कि मेरा ख्याल है शायद दुनिया में शायद ये वाहिद एक वाकया, एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने एक गैर मुल्की आबादी को इजाज़त दी है कि वो बगैर वीज़ा के पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल हो सकते हैं, महदूद इलाके में सही, लेकिन बाहर सूरत वो वीज़ा के बगैर आएंगे। जबकि ये आप दो तरफा तो मुआहदे कर लेते हैं कि जी आपके शहरी उधर जाएं वीज़े के बगैर, उनके इधर आएं, लेकिन ये एक तरफा है, सिर्फ भारत की तरफ से यात्री आएंगे और वो वीज़े के बगैर आएंगे, जबकि हमारे शहरी उधर नहीं जा सकेंगे। इसी तरह आप देखिए एक बड़ा पुरअमन तरीके से ट्रांजिशन हुआ हुकूमत का, ये एक ट्रेडिशन अब चल निकली है। ये आप कह लीजिए कि दूसरा ट्रांजिशन है, तीन इलेक्शंस के बाद तीसरा एक तरह का कह लीजिए कि ट्रांजिशन आपका, जहां नजर आ रहा है कि अब जमहूरियत माशाल्लाह यहां पे आहिस्ता आहिस्ता जड़ें पकड़ रही है। तो ये वो चीजें हैं जो कि मैं इनको समझता हूं कि माइलस्टोन्स हैं हमारे 2018 के। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी की भी अचीवमेंट्स हैं। पहली दफा मेरा ख्याल है किसी ने ट्रंप को आईना दिखाया, उनको वजाहत दी या उनको कम अज कम एक रिबटल दी जिससे कि ट्रंप को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े या उन पर सोचना पड़ा कि क्या वो दुरुस्त बात कर रहा है, और पाकिस्तान के स्टांस को माना गया। ये वो चीज़ें हैं जिनसे कि आपके बाहर निस्बतन वक़ार आपका बड़ा है, वरना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे मुल्क के बारे में बाहर कही जाती हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी बाहर वो नहीं है, हमारे पासपोर्ट का वक़ार वो नहीं है, बहुत कुछ करने को बाकी है। फिर ये करप्शन के केसेस हैं, इसमें मसला है कि आपके बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और ये वतन का इमेज बहुत बर्बाद करती हैं। और उससे कहीं बढ़ के जो माशरा हमारा बर्बाद हुआ इस करप्शन की वजह से कि लोग इस करप्शन को किसी वक्त पे बहुत बुरा समझते थे, आज बुरा नहीं समझते। आज उन लीडर्स की पजीराई भी मौजूद है बावजूद करप्शन के मुकदमात के। तो ये माशरे की गिरावट जो है ये हमारे लिए तकलीफ दे है बड़ी, और इसकी वजह से मेरा ख्याल है बाहर हमारा इमेज भी दुनिया में अच्छा नहीं होगा। ये सियासी एतबार से, और जहां आपने बात की सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की, तो वो पहले भी उसमें मैं समझता हूं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन अब तो लगता ये है कि बड़ा एक हमआंगी है, एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की एफर्ट है दोनों तरफ से, और मुल्क में एक मिलकर एक टीम की शक्ल में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है जो बड़ी खुशाइंद है। और इकॉनमी के नुक्ता निगाह से अगर मैं देखूं तो वो आप अभी कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं, और इकॉनमी हमारा एक बहुत वीक एरिया है जिसमें कि कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि उसके फौरी तौर पे नताइज सामने नहीं हैं जो कि हो सकता है कि वक्त लगे, तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ी बेचैनी भी मौजूद है अवाम में। सियासी तौर पे इंस्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत नज़र आती है इस वजह से कि जो हुकूमत आज मौजूद है फेडरल गवर्नमेंट, वो बहुत वाज़े मेजॉरिटी लेके नहीं आई, नतीजतन उनको एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी, और कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें बहुत वाज़े मेजॉरिटी ना हो उसके लिए मसाइल ज़रूर होते हैं। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट का जैसे एक चक्कर चला, तो ये इंस्टेबिलिटी के कुछ अलामात हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, और 2018 में ये हमें नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी को कुछ खतरात मौजूद हैं जो कि अगर सूझबूझ से काम लिया जाए, समझदारी से काम लिया जाए, तो उन खतरात को टाला जा सकता है। साहब, आपने तो हमारे पूरे प्रोग्राम का यहाँ तक हमने जिन मौज़ूआत को आज लेके चलना था, आपने ओवरऑल जो एक सिचुएशन है पाकिस्तान की 2018 की, खासतौर पे खारजी महाज पर, दाखिली महाज पर, ओवरऑल जो कुछ होता रहा सियासत के मैदान में भी, वो सब तो आपने बयान किया।
हुमा बकाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हुमा, हम ज़रा बारी बारी तमाम मामलात को लेकर चलना चाह रहे हैं ताकि ज़रा व्यूअर्स को भी क्लियर होता जाए कि किस तरह से हमारे तज्ज़ियाकार जो हैं इस साल को देखते हैं 2018 को, और 2019 में वो क्या देखते हैं कि इन हालात वाक़यात के 2019 पर आने वाले वक्त में क्या असरात होंगे। ज़रा सियासत के मैदान से हमने आगाज़ किया। सबसे पहले हमने बात की, अभी जो आगाज़ में मेरा सवाल भी था कि जो जुडिशल एक्टिविटीज़ रही, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सामने आए और ख़ास तौर पे जो अदालती फ़ैसले जो सियासतदानों के हवाले से आए, उसके जो असरात उनकी पार्टीज़ पर पड़े, हम उसकी अगर बात करें, मियां नवाज शरीफ साहब से अगर शुरू कर लेते हैं, फिर हम पीपल्स पार्टी की भी बात करेंगे और फाइनली PTI की भी, कि मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी, मियां साहब का सुलाखों के पीछे जाना, मरियम का सीन पर मौजूद अब ना होना, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं मौजूद, ख्वाजा साद रफ़ीक, हम देखते हैं हनीफ अब्बासी, यानी कि तमाम जो बड़े हैं इस पार्टी के, वो हमें कहीं ना कहीं इस वक्त शिकार दिखाई देते हैं, परेशानी में है, सामने नज़र नहीं आ रहे। आप क्या देख रही हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 2019 में? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत बड़ी जमात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बहुत सारा पॉलिटिकल विजडम है, बहुत सारी सियासी समझ बूझ इसके अंदर मौजूद है। कि बदकिस्मती की बात है कि एक खानदान की वजह से एक इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव जमात जो है पंजाब की, वो इस वक्त आप और मैं ये कह रहे हैं कि शायद वो जो है डिवाइस पर है, खत्म हो गई, या उसका अब कोई विजिबल फेस नहीं है। असूलन अगर जमातों के अंदर भी जमहूरियत हो तो फिर, और क्राइसिस ऑफ लीडरशिप ना हो या क्राइसिस ऑफ लीडरशिप क्रिएट ना किया जाए, तो फिर जमातें बाउंस बैक करती हैं। 2019 इस बात का इम्तहान होगा कि PMLN जो है वो बगैर नवाज ग्रुप के, बगैर नवाज खानदान के एज अ सेपरेट एंटिटी इमर्ज करती है, या उसकी बका जुड़ी हुई थी नवाज खानदान की सरपरस्ती से। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सवाल तो ये। लेकिन जो आपने दोनों बातें की कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, PTI के साथ क्या हुआ, PMLN के साथ क्या हुआ, मैं तो बहैसियत तज्ज़ियाकार इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखना चाहती हूँ। और पाकिस्तान के तनाजुर में जब मैं सूरत हाल देखती हूँ तो मुझे अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 2018 भी सियासी तलातुल का शिकार था और आखिर में भी यही आपको टर्ब्यूलेंस नजर आती है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हम PMLN पर ये इल्जाम लगाते थे कि वो तकरीबन 1.5-2 साल बिलखुसूस जो नवाज ग्रुप था वो अपनी सियासी बका में लगा रहा, और इस सियासी बका में उसने बहुत दफा शायद पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, प्रोविंस के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया, और सबसे बड़ी बात ये कि उसने जो एक जमात थी, बहुत बड़ी जमात जिसमें बहुत ज्यादा सियासी तदब्बुर था, ये बात मैं बारहा कहती हूँ, उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया। खैर चलिए जी, इलेक्शंस हो गए, सिचुएशन को स्टेबलाइज हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिन की डिबेट देखें तो डिबेट फिर वही है कि क्या सिंध में हुकूमत गिर रही है, क्या गवर्नर राज लग रहा है। देखिए, हुकूमतें गिरना, गवर्नर राज लगना, ये आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ धकेलते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हमें इस वक्त जरूरत है कि सियासी स्टेबिलिटी हो ताकि फॉलो अप करे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, बैकअप करे हमारे खारजा पॉलिसी। अभी जब आप बात करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, गुज़िश्ता 10 दिन से जो डिबेट हो रही है, मियां नवाज शरीफ साहब से थोड़ा सा एंगल जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ अब मूव किया हुआ है। मियां साहब के केस का फैसला आ गया, वो सुलाखों के पीछे चले गए, अब फर्दर जो इसको जिस तरह भी लेके चलेंगे केस को। लेकिन पॉलिटिकल विजडम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत है। हम वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम देखते हैं, बहुत समझदार लोग देखते हैं वहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम हम वहाँ पर भी ये चीज़ें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से बहुत से लोग हैं जो निकल के शायद आना चाह रहे हैं, या शायद ये सब अफवाहें हैं। और फिर एट द सेम टाइम PTI जो जमहूरियत, डेमोक्रेसी इसकी बात करती है, वही गवर्नर राज, वही 18वीं तरमीम, वही तमाम बातें सुनने को मिल रही है, वो उससे इनकार करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी का किस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के पास तो इतनी स्ट्रेंथ थी जो उसने गंवा दी। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होकर खुश थी। उसने जो स्पेस, जो पॉलिटिकल स्पेस खोई, मतलब वो जमात जो वफाक की जंजीर कहलाती थी, वो कन्फाइन होके रह गई एक प्रोविंस तक। लेकिन इस हवाले से ना तो वहां कोई सोच है, ना ये कोशिश है कि ये इस पॉलिटिकल स्पेस को रिक्लेम किया जाए, बल्कि वो कोशिश तो बहुत की ना, कोशिश तो की। बिलावल ने कई दफा के यहाँ पे जलसे भी करने, उनके जरदारी साहब का यहाँ पे आना
नहीं, ना तो तंजीमी ढांचा तब्दील किया गया, ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई। मतलब वो जो स्पेस उनसे खोई थी, वो स्पेस उन्होंने हासिल करने की मेरे तो जाती ख्याल है कि कोई कोशिश नहीं की। वो सर सिंध से खुश थे और जाहिर है कि सिंध में भी वो चैलेंज हो रहे हैं। लेकिन जो उससे भी ज्यादा अहम बात मुझे पीपल्स पार्टी के हवाले से दुख होता है वो ये कि इस जमात के पास सियासी विजन था। इस जमात के पास वो पॉलिटिकल विजन था जहां बीबी शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। बीबी शहीद ने 2 दरवाजे बंद करने की कोशिश की थी, जहां जो डेमोक्रेसी है वो डाइल्यूट होती है या डेमोक्रेसी नजर होती है वेस्टेड इंटरेस्ट के। जरदारी साहब की जेरे क़यादत इस जमात में वो मुझे सियासी विजन अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता। देखिए, इस वक्त JIT की बहुत बहस है। आज सुप्रीम कोर्ट ने JIT के हवाले से तो नहीं लेकिन हुकूमत वक्त के हवाले से बात की है। सवाल ये है कि जब ये JIT नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आई थी तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो तालियां बजा रहे थे और कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को कोई सियासी हक नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है दैट ही शुड कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आज जब ये कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह साहब को कोई मॉरल राइट नहीं है टू कंटिन्यू एज अ चीफ मिनिस्टर, तो फिर आप नाराज हो रहे हैं और आप चीखें मार रहे हैं और आप पुश बैक दे रहे हैं सियासी जलसे कर एक यके बाद दीगरे। ये सियासी स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप इमेजिन करें कि आपके साथ होने क्या वाला है। और जब एक स्टेटस को की जमात के साथ ये हुआ था तो इन्हें ये सोचना चाहिए था कि ये इनके साथ भी होगा। और मेरा ख्याल है कि हर सियासी जमात को पाकिस्तान में ये सोचना चाहिए कि हर वो एक्शन जो जमहूरियत को डाइल्यूट करता है वो एक सियासी जमात के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो तमाम सियासी। आप वो समझते हैं कि वो यकसा एहतसाब जिसकी डिमांड की जाती है वो सबके लिए होना चाहिए। वो एक वक्त में हम किसी के लिए कुछ और मामलात देखते हैं, कुछ और हिसाब किताब देखते हैं, और वही मामलात और हिसाब किताब जब किसी और के लिए मुख्तलिफ होते हैं तो फिर सवाल तो उठता है। ब्रेक पे हमें जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फर्दर बात करेंगे कि सियासत पर क्या असरात है इन तमाम वाक़यात के, इन तमाम फैसलों के। उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। दाखिली और खारजी उमूर पर पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, आने वाले वक्त में उसके क्या असरात होंगे, इन सब पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालात व वाक़यात और जो जुडिशल फैसले थे उनके जो असरात हैं उन पर हम बात कर रहे थे। कामरान, आपकी तरफ आते हैं, आप इस्लामाबाद में हैं और इस वक्त हम अगर PTI की भी बात करें, क्योंकि अभी तक PTI पर हमारे मेहमानों में से किसी ने गुफ्तगू नहीं की और PTI के हवाले से ये कहा जा रहा था कि एहतसाब एक तरफ क्यों हो रहा है, दोनों तरफ क्यों नहीं हो रहा। तो उसके बाद हमने देखा कि आपके KP की तरफ जो है जावेद इकबाल साहब चले जाते हैं, उसके बाद गर्द झाड़ी जाती है फाइलों पर से, कहा जाता है एहतसाब सबका होगा। उसके फ़ौरन बाद ही हम ये देखते हैं कि जो हमने बात की थी इससे पहले भी कि नाखून तराशने का वक्त आ गया, नैब का, और मिल बैठेंगे और कानून जो है इसमें तब्दीली लाई जाएगी। कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था, इसके ऊपर कहा भी गया था कि इसको आप कर ले, मामलात को ठीक करें अपने, और जो कानून तब्दील करने वाले हैं उन्हें तब्दील करें। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑल, PTI में आपको लग रहा है कि एहतसाब का जो अमल है, जो हमने देखा देर से शुरू हुआ लेकिन शुरू हो गया है, और अगले साल हम एहतसाब जो है मजीद कड़ा होते PTI का भी देखेंगे, वहां पे भी कुछ हालात और वाक़यात तब्दील होंगे। जी महरीन, इसमें बिल्कुल अगर साल 2018 की आप बात कर रही हैं तो उसमें मौजूदा हुकूमत अगरचे इसको चंद माह ही हुए हैं आए हुए, तो उनकी नाकामी, उनकी कामयाबी और जो उनसे एक्सपेक्टेशन है आवाम की, उसकी बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट जो है, जो उनके अचीवमेंट के खाने में लिखी जाएगी, एक कामयाबी उनकी ज़रूर है कि उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ एक बहुत वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ कमिटमेंट के साथ जो है वो अडॉप्ट किया है और उसको वो ले कर चल रहे हैं। यही वो चीज़ है जिसके तहत नवाज़ शरीफ ख़ानदान जो है वो भी आज न सिर्फ कटहरे में है बल्कि ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। यही वो कमिटमेंट है जिसकी वजह से आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी JIT की सिफारिशात आई हैं और वो भी इस वक्त डॉक में हैं, कटहरे में हैं। और वो तो है, लेकिन PTI का अपना क्या, PTI की बात करें, PTI कहाँ पर खड़ी है? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, यही कह रहा हूं कि आज अगर ये उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो कल यही उनकी कमिटमेंट जो है वो इन्हीं के ऊपर अप्लाई होगी और यही पैमाने, यही बेंचमार्क, यही यार्ड स्टिक जो है वो कल इनके खिलाफ जो है वो भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। वो कोई भी इदारा हो। देखिए नैब की आपने बात की कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। एक बात मैं वाजे कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब कानून में तब्दीली के लिए बात की थी, उन्होंने सिर्फ जो प्ली बारगेन वाली प्रोविजन थी उसके लिए कहा था कि आप इसको अमेंड करें, इस कानून को खत्म करें। ये जो बाकी मामलात थे कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम होंगे, ये वाली अदालत से जाके जमानत भी नहीं जा सकती, बताया है कि जो होगा जी हाँ, और 3 महीने का जो 90 दिन का जो टाइम है नैब की कस्टडी में देने का किसी मुलजिम को तफ्तीश के लिए, उसको कम करके उसको 15 दिन किया जाए या 1 माह किया जाए। तो ये वाली बातें जो हैं ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी कि जनाब हमने आपको ये करने के लिए कहा था। मेरा सवाल ये है कि वो बड़े बड़े नाम, महमूद खान, परवेज खटक, अलीम खान, ये बड़े बड़े नाम हमें कहीं जाते दिखाई देंगे? इनका भी वही कड़ा एहतसाब होगा? 2019 को उनके लिए भी ऐसा साल दिखाई देता है जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रहा? जी बिल्कुल, देखिए इनके खिलाफ केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। आपको याद होगा महमूद खान KPK के वज़ीर आला जब नैब की पेशी से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो क्लीन चिट दे दी है। उसी के फ़ौरन बाद ही नैब की जानिब से एलामिया जारी हुआ कि जनाब कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, इनका केस ज़ेर इल्तवा है, जब हम ज़रूरत महसूस करेंगे इन्हें बुलाएंगे। जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस है, दैट इज़ वेरी मच देयर इन द बुक्स ऑफ नैब, वो वहां पर मौजूद है। अभी अगर उन्हें इस्तिस्ना मिल रहा है किसी वजह से, आपको लगता है कि 2019 में इनका भी एहतसाब होता दिखाई देता है? ठीक है, रेहान हाशमी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा होगा, ये लिस्ट में है और ये मामला जब भी आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खास तौर पे, क्योंकि सिंध पे, कराची पे आप गहरी नजर रखे हुए हैं और इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी और फरियाल साहिबा के लिए मुश्किल होगी या बिलावल भी जिम्मे में आ जाएंगे? और साथ ही साथ PTI, इसके बारे में क्या कहेंगे? एहतसाब वहाँ पर भी कड़ा होगा? देखिए, जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, 2019 पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा ज़रूर करेगा। जो हालात हैं, जो केसेस हैं, जो JIT की रिपोर्ट है, जो मामला, जो करप्शन, जो मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है और जितने एविडेंस JIT ने जमा करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, तो ऐसा लगता है इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि 16 रेफरेंसेस के उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपनी रिपोर्ट में। अगर 16 के 16 रेफरेंसेस मंजूर हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो सारी क़यादत है, जिसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी है, तो मुश्किलात ज़रूर पेश आएंगी। अगर बिलफर्ज आप ये समझ लें कि अगर उनका कोई मौजूद अदालत ये फैसला दे देती है कि नैब इसके तहकीकात करे, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या ऑप्शन होगा? ये बड़ा सवाल होगा पीपल्स पार्टी के लिए कि अगला पीपल्स पार्टी की क़यादत कौन करेगा। अगर ये तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो जैसे कि बातें आ रही थी सनम भुट्टो इसको टेक ओवर करेंगी, तो आई डोंट थिंक सो कि सनम भुट्टो पीपल्स पार्टी को इस तरह चला सकती है। कि पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुनान भी मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मौजूद, जिन्होंने जेलें काटी हैं आमरीत के दौर में। उनका खुद कहना है कि हमने कई माह जेलें काटी, कोड़े खाए, तो वो कहाँ खड़े होंगे? तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बड़ी मुश्किलात का ये भी सामना होगा कि वो किसको एज ए को चेयरमैन या कायम मुकाम चेयरमैन बनाए। क्योंकि अगर जिस तरह के जो हालात जा रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उससे तो लगता है कि पीपल्स पार्टी में शायद। और जहाँ तक रही PTI की, सिंध में देखिए नैब ज़्यादातर जो तहकीकात कर रही है वो नैब कर रही पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि करप्शन सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने की बकौल नैब के इदारों के 10 साल से वो कायम है। तो पीपल्स पार्टी की निशाना ज़रूर है। लेकिन आप देखें जैसे पीपल्स पार्टी हुकूमत है, एंटी करप्शन अलीम आदिल शेख के खिलाफ तहकीकात कर रही है। तो अब ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनना सियासी तौर पर जो पहले बनते थे अब बनना शुरू हो गए हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़े दबाव का शिकार है। JIT के बाद, मुराद अली शाह का नाम आने के बाद इस्तीफे का मुतालबा, जैसे कि वफाकी हुकूमत कहती है कि बाबर रहमान का नाम आया, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। मुराद अली शाह का नाम आया, खुद इस्तीफा दें, और अगर वो क्लियर है तो असेंबली उनको दोबारा
एतमाद का वोट देगी, इदारे उनको क्लियर करेंगे तो दोबारा आ जाए। फिर तो ऑपोजिशन ये भी कहती है ना कि हमारी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही गिरफ्तारियां भी डाल दी जाती हैं, आप लोग के तो मामला ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके लोगों के साथ ये सब कुछ होता है, मामला उनके लिए थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, इनके लिए थोड़े से मुख्तलिफ उनको दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे वाक़यात है जिनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जिस तरह इमरान खान साहब ने तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उन्होंने कोशिश की, या कश्मीर का इशू जो बहुत निगलेक्टेड था, कम अज़ कम उसके लिए आवाज़ उठाई, किसी एक फोरम पे उसको लेकर गए और इसका बार बार अहाता किया गया, पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस इशू को उठाया गया, जिस तरह इस हुकूमत में उठाया गया पहले नहीं उठाया गया। डू यू थिंक अच्छी और पॉजिटिव पोस्चरिंग है पाकिस्तान की तरफ से? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, ये जो दोनों चीजें हैं ये इंटरनेशनली से ज्यादा डोमेस्टिकली पाकिस्तान की जो पब्लिक ओपिनियन है उसको समझिए केटर करती हैं। तो पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत पॉजिटिविटी जनरेट हुई कि हमने इमेजेस की बात की, उसको OIC लेवल पे उठाया, उसके बारे में खुलकर किसी वजीर आजम ने बिल्कुल किसी इनहिबिशन, किसी अपॉलोजेटिक एटीट्यूड के बगैर बात की। लेकिन इसकी कंजम्पशन डोमेस्टिक है। हमारी जो इंटरनेशनल कंजम्पशन है जिन इश्यूज पे, वो हमारा किरदार रहेगा अफगानिस्तान के साथ। और फिर देखिए पाकिस्तान बहुत प्रेशर में भी है। ये जो हम कॉरिडोर पॉलिटिक्स, कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैराडाइम की तरफ जा रहे हैं, वहां हमारे ऊपर ये तकरीबन मैंडेटरी है कि हमारे अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों पर फंक्शनल रिलेशनशिप हो। इंडिया बहुत फंक्शनल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, ना हम इंडिया को निगलेक्ट कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान को निगलेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप भी हमें अच्छे रखते हैं, सही रखते हैं, क्योंकि हम कोई जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से बेहतरी की तरफ जाए। रेहान, हमें ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे मईशत के हवाले से, खासतौर पर पाकिस्तान की इस साल, जनरल साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन चूँकि वक्त मुख्तसर है, आपसे माजरत। रेहान ये बताइएगा कि मईशत के हवाले से, जी जनरल साहब बोलिएगा जी। मैं फॉरेन पॉलिसी के नुक्ता निगाह से कहना चाह रहा था कि हमारी रेलेवेंस अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से है, और उसमें भी चूंकि रशिया इन्वॉल्व हो गया तो उसने रशिया से हमें पुल करने के लिए ये किस्सा किया, वरना तो तालिबान के साथ वो ऑलरेडी मुज़ाकरात कर रहे थे। हमारी पोजीशन आज ये है कि चाइना हमारा इत्तेहादी है और अमेरिका का एडवर्सरी है, इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी और हमारा नंबर 1 दुश्मन है। सो हम कहां खड़े हैं? हम अमेरिका की इक्वेशन में कहीं भी नहीं आते, और जितने भी वो स्टेप्स हमारे खिलाफ ले चुका है ऑलरेडी, वो FATF का मामला हो, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जाने का हो, या हमारी जो एड वगैरह बंद की है उसका ट्रेनिंग वगैरह, वो इतना आगे जा चुके हैं, हमारे ताल्लुकात एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हुए हैं जहां हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि एक थोड़ी सी वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद रहे और बिल्कुल हमारा दरवाजा बंद ना हो, वरना हम अब उनकी इक्वेशन में फिगर आउट नहीं करते। उन्होंने हमें रशिया से अलग करके वक्ती तौर पे अपने ग्रुप में और वो रीइनिशिएट किया है, जो वो टॉक्स वगैरह तालिबान के साथ सही फरमाया आपने जनरल साहब। खासतौर पे इस तमाम सिनेरियो में वर्ल्ड ऑर्डर से डेवलप हो रहा है, जो पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये जो एक नेक्सस जो बिल्ड हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले वक्त में बहुत पॉजिटिव स्ट्रेंथ रखता है डेफिनेट। हुमा बकाई साहिबा और जनरल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी सामिया, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट है, माहिर फलकियात हैं, उनसे भी जानेंगे कि आने वाले वक्त में वो कहाँ पाकिस्तान को खड़ा देखती हैं, उन सियासी जमातों का मुस्तकबिल किस तरह से देखती है। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था सामिया खान एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद होंगी इस सेगमेंट में, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सामिया, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले रेहान, मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, हम उसकी तरफ भी वापस आते कि जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर हमने बात करनी है। IMF हम बार बार जाने की कोशिश कर रहे हैं, मामला ख़राब होते हैं, फिर सही होते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं, लोन्स हम ले रहे। कौन से ऐसे फैसले हैं जिनके असरात आप देखते हैं कि 2019 में खास तौर पे ये लोन्स के हवाले से और जो मईशत के हवाले से हम फैसले हैं उसके आपको दिखाई देते हैं, अच्छे और बुरे दोनों? देखिए, जो मईशत के बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत को, और बहुत कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, जो उनका विज़न है, जो दोस्त ममालिक हम पाकिस्तान की सिर्फ इस बुनियाद पे मदद कर रहे हैं कि एक अच्छी हुकूमत आई है, एक प्राइम मिनिस्टर, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर, इस मुल्क में इक़्तिदार संभाला है उन्होंने,
तो आपने देखा दुबई से $3000 पाकिस्तान को मिले हैं, 2.5 साल के लिए मिले हैं। और जब तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होती, पाकिस्तान अपने पास रखेगा। दोस्त बरादर ममालिक सऊदी अरब ने हमारी मदद की है और भी ममालिक हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चैलेंजेस हैं मईशत में वो ये हैं कि जो टैक्स है, टैक्स नेट में लोगों को लाना है। टैक्स अभी हम सुनते आ रहे हैं कि मिनी बजट हुकूमत लाने वाली है, उससे मसाइल और बढ़ेंगे। एक ही साल के अंदर 2 दफा लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान जब कराची आए थे, गैस का बड़ा इशू बना था, एक कमेटी बना दी गई, सनतकार काफ़ी परेशान हुए। तो हुकूमत को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इन चीज़ों के हैं जो हुकूमत को आगे जाके इमरान खान बार बार जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी ब्राइट है 2019 के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ में। जिस तरह उन्हें मईशत मिली है, जिस तरह उनको खसारे का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, तो आगे बड़े चैलेंजेस को ऐसा लगता है वफाकी हुकूमत समेटने में कामयाब ज़रूर होगी। क्योंकि IMF से जाने से पहले वफाकी हुकूमत चाहती है कि दोस्त बरादर ममालिक देरीना दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान की इतनी मदद कर दें कि हम IMF की जो शराइत हैं, वो जो कहते हैं IMF के डॉलर की कीमत बढ़ाए, डॉलर की कीमत बढ़ गई इस हुकूमत में, तकरीबन 4.5 रुपये बढ़ चुकी है। तो अंदाज़ा लगाएं कि IMF की जो ख्वाहिशें हैं वो हुकूमत कम से कम पूरी करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। ठीक है, बड़े सख्त फैसले हैं जो हुकूमत को इस साल में करने पड़े और शायद 2019 में भी करने पड़ेंगे। सामिया, आपकी तरफ आएंगे और बहुत ही एक ख्वाहिश होती है इंसान की, शायद जबलत में शामिल है, कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। और फ्यूचर में आप देखती हैं और बड़े अच्छे से देखती हैं, क्या देखती हैं आने वाला वक्त, यानी कि 2019 ख़ास तौर पे हम एक एक महाज को अगर साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं। लोग मुख्तलिफ क्यासाराइयाँ कर रहे हैं, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी आला क़यादत जो दीगर रहनुमा है, वो आपको कहाँ नज़र आते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए 2019 कैसा होगा? सबसे पहले तो महरीन आपका और 92 का शुक्रिया मौका देने के लिए। और जो है जहाँ तक आप बात कहती हैं कि फ्यूचर, तो ये यकीन करें मैं बार बार एक बात को क्लियर करती हूँ कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है बाखुदा, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, एक कैलकुलेशंस है, हिसाब किताब है, वो भी इंसानी अंदाजे जो कि गलत भी हो सकते हैं। ये मैं हमेशा एक लाइन को क्लियर करती हूँ। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने बात की मुल्की पॉलिटिक्स की, तो 2019 कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 2018 की कंटिन्यूटी का हिस्सा है। मज़ीद 18 महीने जो है, जो इस नवंबर से अगर आप गिन लीजिए तो मज़ीद 18 महीने बहुत सारे चैलेंजेस हैं अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। तो मेरे पास इस वक्त यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला नेक दुआओं के साथ, और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना है और अल्लाह के नाम पे आज तक चलता है और बहुत मुश्किल हालात से पाकिस्तान बचा है। तो ये वाला साल मेरा नहीं ख्याल कि हम इंशाल्लाह इस चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे 2019 की, जो मैं हेडलाइन कह सकती हूँ सितारों की, जो समझ में आती है, अल्लाह करे कि गलत हो जाए, मुझे इकोनॉमिकल रिसेशन, माली रिसेशन बहुत नजर आता है। अच्छा, जिससे जो है वहाँ से जो एक चीज़ जो बाकी पॉलिटिक्स जो है, जहाँ तक आपने सवाल किया नवाज शरीफ साहब का, उनका भी सितारा 19 वाले में साल में अप्रैल तक तो भी गर्दिश में चलेगा। और अप्रैल के बाद जो है फिर मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा, मेरा ख्याल है कि उन पे अब मैं ज्यादा नहीं, वो जैसे ये तो नहीं देखती कि उनका मैं पॉलिटिक्स में भी कम बैक तो मुझे नजर नहीं आता है, लेकिन ये कि आने वाला वक्त में वो बहुत एक्टिव भी हो सकती है। तो सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आपको कौन सा ऐसा फिगर है जो इमर्ज होता दिखाई देता है? जैसे आप देख रहे हैं शाहिद खाकान जो है वो हमें इस वक्त फ्रंट पे नजर आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पार्टी के बिहाफ पे बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बयानियां देते हैं। तो कौन सा ऐसा फिगर है जो हमें 2019 में मुस्लिम लीग नून में फ्रंट पे नजर आएगा अगर बाकी की क़यादत सलाखों के पीछे होगी, खुदा न खास्ता? नहीं महरीन, मैं ये तो नहीं, मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती। हम तो एक जर्नल पार्टीज को डिस्कस करते होते हैं, ये पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा। तो फिगर फ्यूचर क्या है? ब्राइट है 2019 में या इस पे भी बादल छाए हुए हैं गहरे? नहीं, 19 वाले साल में तो आई थिंक ना पीपल्स पार्टी और ना नून लीग दोनों ही खसारे में चलेंगे भी।
बहुत अच्छी खबरें दोनों पार्टीज के तो लिए। फिर क्या MMA जमाते इस्लामी कौन आगे आएगा या PTI का ही राज होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी PTI का देखें, ये तो गवर्नमेंट PTI की जो है पहले मैं कहती थी कि गवर्नमेंट PTI नहीं बनानी है और 2019 में सरवाइव करती हुई भी नजर आती है, लेकिन बहुत मुश्किलात है महरीन इनके लिए। 18 से ज्यादा मुश्किलात इनके लिए 19 वाले साल में नजर आ रही है। तो अल्लाह करे कि ये चैलेंजेस ये एक्सेप्ट कुछ आपने देखा, अगर आप बता सके पंजाब की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, सिंध की हम सिचुएशन देखते हैं, किस तरह की सिचुएशन नज़र आती है इन प्रोविंसेस में? कैसे देखते हैं, मजबूत रहेगी यहाँ पे हुकूमत या हुकूमत जो है यहाँ पे ज़रा कदम डगमगाते ही रहेंगे? शायद कुछ हंगामी हालात हों, कुछ जगहों पे गवर्नर राज लगे, कुछ जगहों पे इनको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल चांसेस है। मैंने कहा जी 19 वाला साल बहुत ही कियोस और नफसा नफसी वाला साल है। आप इसको ऐसे ही याद कर लें, 2009 और 10 में पाकिस्तान जिस पोजीशन में था, एक कुछ मिलते जुलते हालात 2018 और 19 में मिले जुले रुझानात है उस तरीके से। जैसे 2009-10 की आप बात करते हैं, कुछ इस तरह की गवर्नमेंट थी जिसमें सहारों की बहुत ज़रूरत थी। सहारों की तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है। हर बार कहा जाता है कि ये MKM के 4 ही तो बंदे हैं जिस पे हुकूमत खड़ी है, कभी कुछ कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन आपको 2019 में नज़र आती है। तो फिर 2019 का जो इख्तिताम है वो जी मुआशी सूरत हाल पे भी, और हाँ जी पॉलिटिकली पाकिस्तान कहाँ पे आपको स्टैंड करता नजर आता है बाय द एंड ऑफ 2019? 19 में एंड नहीं होगा, 19 में कियोस ही चलेगा। 2019 के दिसंबर से सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी जाके, लेकिन 19 वाला साल हर पार्टी के लिए चैलेंज है। चाहे वो अगर ऑपोजिशन में है, वो पीपल्स पार्टी है, उनके तो अलग चैलेंजेस है ना। जरदारी साहब भी जरा खतरे में नजर आ रहा है, उनका सितारा भी, लेकिन हुकूमत के चैलेंजेस इन दोनों से बड़े हैं। अच्छा। तो ये मैं कह दूं कि 19 वाला साल मेरे हिसाब से एक मुश्किल साल है। अच्छा, हुकूमत लेकिन PTI की रहेगी इस साल में भी, ऐसा ही है? मैं कुछ कह नहीं सकती। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी सिंध में सामिया? पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी सिंध में? मुझे जो नजर आता है कि शायद देखें वहां पे कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए सिंध के लिए, कि जहां पे इनको कुछ हो सकता है बड़े फैसले लेने पड़ जाए। ये कुछ सिंध की सूरत हाल थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। अच्छा ठीक है, डिफिकल्ट होगी, लेकिन अभी आप कोई क्लियरली नहीं कह सकती कि हुकूमत वहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी। चले, लेकिन सामिया ये तो हमने सुना 2019 का साल आपने कहा कि बड़ा ही एक मुश्किल साल होगा सबके लिए। कुछ अच्छा ऐसा होगा जिस पर हम थोड़ा एक मुसरत का इजहार भी करें, थोड़े खुश भी हो जाए? अभी हमें सबको हैप्पी न्यू ईयर भी कहना है। बिल्कुल, वो इसीलिए आप यकीन करें कि मेरा तो हमेशा से उसूल रहा है कि मैं बुरी बातें नहीं करना चाहती होती, लेकिन आप लोग क्योंकि सवाल इस तरह करते हैं और सहाफ़ी घुमा फिरा के सवाल कर लेते हैं, और मैं आप पे बड़ी खुश भी हो रही थी कि आप भी वकीलों की तरह मुझे फंसा रही हैं। तो अल्लाह करे सबके लिए अच्छा हो। मैं तो कहती हूँ कि ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है और अल्लाह ही के, इसका नंबर 7 है, मोजज़े वाला नंबर। तो जहां इसने इतने मुश्किल साल निकाले महरीन, 19 वाला साल ऐसा नहीं कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अवाम के लिए मैसेज है कि फॉर गॉड सेक आपको इस वक्त स्ट्रेंथ बनना होगा अपनी हुकूमत की। अवाम से बहुत दरखास्त है, ये वो टाइम है जिसमें हमें एक कौम बनने की जरूरत पड़ेगी। और बेशक, और सामिया हर मुश्किल के बाद आसानी है, और यकीनन ये मुश्किलात अगर हम देखते भी हैं तो उसके बाद यकीनन अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि अच्छे वक्त से पहले कुछ कुर्बानी, कुछ मुश्किलात, उनका सामना तो करना ही पड़ता है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हम, आपका भी बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी, कामरान खान, सामिया खान, आप तीनों का शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबको हम हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि आने वाला साल और इस साल की हर घड़ी, हर साथ आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो, सबके लिए बहुत अच्छी साबित हो, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी साबित हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।